स्ट्रेटजी मालूम हो गया? स्ट्रेटजी मालूम हो गया? अच्छा, स्ट्रेटजी कौन सा फॉलो करना चाहिए, अपना कि किसी और का? अपना। हमेशा स्ट्रेटजी जो काम आता है वो खुद का स्ट्रेटजी काम आता है, समझ गए? सीधी बात, नो बकवास। स्ट्रेटजी कौन सा काम आएगा? जो अपना है। बहुत सारे टॉपर लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि दिन में पढ़ो, कुछ लोग कहेंगे रात में पढ़ो, कुछ लोग कहेंगे गोधूली में पढ़ो। गोधूली समझते हैं किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? शाम में। तो अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, आप कब कंफर्टेबल हैं वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अभी जो अपने पास टाइम बचा हुआ है वो कितना दिन का है? कितना दिन का है? तो पूरा लगभग 50 दिन का टाइम लेकर के चलते हैं। तो 50 दिनों में अगर चाहो कि मोटा मोटा ग्रंथ खत्म कर दें, अलग अलग वेद उपनिषद खत्म कर दें, तो संभव नहीं है। उतना ही पढ़ना जितना कि रिजल्ट के लिए, और खास तौर पर भाई मोबाइल रख दीजिए, आराम से मोबाइल रख दीजिए, ये सब मैनर नहीं बताता है, मोबाइल आप चला रहे हैं बैठ के। तो मैं कह रहा था कि अभी का जो टाइम बचा है 50 डेज का, उस 50 डेज में पूरा का पूरा एक मेंटेन आपके पास रूटीन होना चाहिए। और मेंटेन रूटीन अपना तैयार करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है, और दूसरा आपको मालूम होना जाना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस को निकाल करके देखिएगा और 10 साल का क्वेश्चन पैटर्न देखिएगा बीपीएससी का, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंस है, मेडाइवल का कितना इंपॉर्टेंस है, मॉडर्न का क्या है, एंशिएंट का क्या है। और जब सबका निचोड़ निकाल करके देखिएगा तो एक लाइन में आपको पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में खास तौर पर अगर देखा जाए तो फ्रीडम मूवमेंट जो है, फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के पूरा का देश की आजादी तक, यानी लगभग 1800 से लेकर के 1947 तक के इतिहास से लगभग 70% क्वेश्चन यहीं से आने हैं। जब 70% क्वेश्चन का आपको पोर्शन पता हो गया 1800 से लेकर के 1947, तो बाद बाकी चीजों में दिमाग बहुत खर्चा करने की जरूरत इन 50 दिनों में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अगर साइंस को आप देखोगे तो साइंस में 64 बीपीएससी के पहले, यानी 63 62 बीपीएससी में अगर देखा जाता था तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे अधिक वेटेज किसका होता था? बायोलॉजी का। यानी 30 क्वेश्चन जो साइंस का पूछता था उसमें 15 क्वेश्चन केवल बायोलॉजी का रहता था, यानी 50% बायोलॉजी, 30% आपका रहता था केमिस्ट्री और 20% रहता था फिजिक्स। फिजिक्स का वेटेज सबसे कम था। लेकिन 67 से अगर आप उठा करके देखिए, 67 से नहीं 65 से, तो 65वीं बीपीएससी से अगर आप क्वेश्चन का एनालिसिस करिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि 10-10 क्वेश्चन, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी, तीनों का मार्क जो है वो इक्विवेलेंट कर दिया, बराबर कर दिया है। तो अब तीनों में से किसको वेटेज ज्यादा देना है, किसको कम देना है, इसका कोई मैटर ही नहीं रह जाता है। सीधा सीधा बात है कि तीनों को बराबर मात्रा में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चौथा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में रिजल्ट लेने के लिए, वो है बिहार स्पेशल का। और बिहार स्पेशल आपको तैयार करने के लिए मैक्सिमम टाइम आप खर्च अगर करेंगे तो टारगेट लेकर के चलना है, खुद से 5 दिन से ज्यादा बिहार स्पेशल में आपको नहीं लगना चाहिए। ऑनेस्टली अगर बताए, जिस पैटर्न पर पीटी में रिजल्ट होता है, और पीटी में रिजल्ट वो लोग आसानी से निकालते हैं जो लोग पहले एक बार तो जीएस पढ़ लिए हैं और एग्जाम के 2 महीना पहले एक स्ट्रेटेजी के अनुसार अपनी तैयारी को कर लेते हैं, उनका पीटी 100% श्योर है कि हो जाता है। और एक दो नहीं, कई सारे स्टूडेंट यहां से क्वालिफाई किए हैं। तो एक हम बताएंगे स्ट्रेटेजी आपको कि सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, दूसरा क्या हो जाएगा आपका साइंस, तीसरा हो जाएगा आपका बिहार स्पेशल, और चौथा हो जाएगा आपका करेंट अफेयर्स। ठीक है, करेंट अफेयर्स 4 पोर्शन। इस 4 पोर्शन पर अगर आप ठीक तरीके से कमांड कर लेते हो, ठीक है, तो प्रीलिम्स एग्जाम आपका हो रहा है। ठीक ना? अब इस पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को, अब क्लास आपका चलेगा जिस रफ्तार में, वो क्लास आपका चलते रहेगा। आपको ध्यान क्या देना है? तो आपको ध्यान देना है कि खुद की स्ट्रेटेजी के अनुसार कितने दिन में आप इसको खत्म करो। दिस इज ओनली रिवीजन क्लास। इस क्लास में आपको कुछ ऐसा नहीं सीखना है जो आपके लिए बिल्कुल नया हो, आप देख करके मुंह बना के देख रहे सर ये तो हम सुने ही नहीं है। अगर नहीं सुने हो तो इस बार रिजल्ट नहीं हो रहा है, फिर आप 71वीं का प्लान करिए। जो चीज आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको ये भाव आ रहा है कि ये सारा कुछ मेरा पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, तो मुबारक हो, आपका इस बार रिजल्ट हो रहा है। और अगर आपको नया चीज मिल रहा है, फिर इस बार आप फंसने वाले हो। ऑनेस्टली बात करें तो डायरेक्टली बात यही है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको कितना दिन में कंप्लीट करना है? अगर खुद से टारगेट लेकर के चलोगे तो मैक्सिमम 4 डेज में, 4 दिनों में
आपको कंप्लीट कर लेना है पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खुद से, क्लास में नहीं। क्लास में जो चलेगा अपना सिस्टम में वो अलग चलेगा। आपको कितना दिन में पूरा कर लेना है? मैक्सिमम 4 दिनों में। 4 दिनों में ये आपका खत्म होगा, आपको कर लेना है। कहां से करेंगे ये आपका कॉल है। कोई किताब बढ़िया नहीं है, कोई किताब खराब नहीं है, जो भी किताब आपके पास है वो बेस्ट है। एक जो किताब आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री का है उसी को 3 से 4 बार रिवीजन कर करके खत्म कर देना है। बात आई समझ में? दूसरा आपका है साइंस। साइंस में 3 पोर्शन है। फिजिक्स हो गया, क्या ये आपका कितने दिन में हो गया मॉडर्न हिस्ट्री? मैक्सिमम ले लेते हैं हम लोग 5 डेज का। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। फिजिक्स में 2 दिन, केमिस्ट्री में 3 दिन, बायोलॉजी में 3 दिन। ठीक है, या बायोलॉजी में घटा देते हैं, बायोलॉजी में भी 2 दिन कर दो, केमिस्ट्री में भी 2 दिन कर दो। यानी साइंस में कितना दिन आपको दे देना है? 6 डेज साइंस में आपको खर्च करना है। बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो बिहार का लगभग हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में निपट जाएगा। ठीक है, बिहार का जो लगभग हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री आप 5 दिनों में पढ़ोगे तो लगभग निपट जाएगा। बचेगा क्या? तो बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का पॉलिटी, बिहार के इकोनॉमिक्स। और बिहार के इकोनॉमिक्स को आप करंट से रिलेट करके पढ़ोगे ही, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को। ठीक है, तो बिहार स्पेशल में आपको 5 डेज इसमें भी हम लोग ले लेते हैं। करंट अफेयर्स जो है आराम से 6 दिनों में इसको कर लेना है, 6 डेज में। तो टोटल आपका कितना दिन खर्च हो रहा है बताइए? 22 डेज। 22 दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री आप देखिएगा तो लास्ट टाइम में क्या करना है? लास्ट टाइम में मोटी मोटी किताबों की तरफ नहीं भागना है। मोटी मोटी किताबों की तरफ लास्ट टाइम में नहीं भागना। लास्ट टाइम में क्या करना है? तो आप एक बार जो पूरा का पूरा पढ़ चुके हो, कोई भी एक वन लाइनर बेस्ड किताब उठाइए। ठीक है, बहुत लोग आपको कहेगा कि वन लाइनर से क्वेश्चन नहीं बनता है। वन लाइनर से खूब क्वेश्चन बनता है, आना चाहिए बनाने। कहिएगा कि 69 में सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कहां से बनता है? वन लाइनर से बनता है। एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से समझिए। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था 69 में। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब भरा, 3 टेस्ट ट्यूब है, ए, बी और सी। ठीक है, ए टेस्ट ट्यूब में हम लोग ब्लू लिटमस पत्र डालते हैं तो इसका कलर हो रहा है रेड। ठीक है, बी टेस्ट ट्यूब में हम लोग रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो इसका कलर हो रहा है ब्लू। तो बताएं क्रमशः ए और बी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है? ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि वन लाइनर है? स्टेटमेंट बन गया, लेकिन क्वेश्चन क्या है? वन लाइनर है। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट बनेगा वो वन लाइनर क्वेश्चन से ही बनेगा, वो फैक्ट से ही बनेगा। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ करके पढ़ने में ज्यादा समय लग सकता है, उसका रीजनिंग समझने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन होगा वो वन लाइनर ही। ठीक है, तो लास्ट टाइम में क्या करना है? अगर आप लूसेंट उठाइएगा या क्राउन उठाइएगा, कोई भी वन लाइनर बुक, तो उस वन लाइनर बुक में आपका पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैक्सिमम दिया होगा तो 15 से 20 पेज में। 15 पेज मैक्सिमम होगा या 20 पेज मैक्सिमम होगा। तो 20 पेज को अगर आप 5 दिन में धुन करके पढ़ देते हो तो एक एक लाइन आपके दिमाग में मेमोराइज हो जाना चाहिए। अब 5 दिन पढ़ लिए तो विश्वास मानिए मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन छूटेगा आएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। सारा क्वेश्चन बना करके आइएगा। तो पहला स्ट्रेटेजी इसको फॉलो करना है हार्ड एंड फास्ट। आपका शुरू क्या हो रहा है? आज से शुरू हो रहा है आपका बायोलॉजी और हिस्ट्री शुरू हो रहा है। ठीक है, तो टारगेट रखना है कि बायोलॉजी को हम लोग 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बता दिया, इससे ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगाना है, 5 डेज मैक्सिमम। क्लियर हो गया? जब ये आप पूरा कर लेंगे उसके बाद आप फोकस करें। देखो पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, तो पॉलिटी के सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है आपका तो 10 से 12। आप नहीं पढ़ करके बिल्कुल पॉलिटी जाओगे, 5 क्वेश्चन 100% है कि आप सही करके आइएगा। एको दिन पॉलिटी पढ़ करके नहीं जाइएगा, 5 क्वेश्चन आपका सही होना है तो होना है। खूब पढ़ करके जाइएगा, 8 से ज्यादा सही नहीं होगा। 3 क्वेश्चन का डिफरेंस आना है, तो बहुत ज्यादा यहां पर अभी समय नहीं देंगे। जब इन सबको हम लोग पूरा कर लेंगे तो पॉलिटी को मैक्सिमम 2 से 3 दिनों में क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लास में अपना डिटेल में पढ़ाई होगा, वो सारा कुछ चलते रहेगा। ये आपका सेल्फ स्टडी का स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं, जिस पैटर्न पर आपको अपना प्रिपरेशन करना है। लास्ट में जब आप करंट अफेयर की किताब उठाएंगे तो उसमें 2 बुक को फॉलो करना है। एक किताब आप खरीदेंगे जिसमें नेशनल करंट अफेयर है, वो होगा ही आपके पास, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें नेशनल करंट अफेयर है पूरे देश का। और दूसरा करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर अलग आता है बुक। तो बिहार के करंट अफेयर का एक मैगजीन ले लीजिएगा जिसमें ओनली बिहार का करंट, और दोनों किताब को आप कंप्लीट करोगे कितने दिन में? 6 दिनों में। समझ में आ रहा है? अब मान लो आप 5 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री का जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं, इस 5 दिन में आप 6 घंटा डेली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो।
अब 6 के साथ आपको एडिशनल ऐड कर देना है 1 घंटा। किस चीज के लिए? पहले जो पढ़े वो सब्जेक्ट उसके रिवीजन के लिए। जब आप साइंस में आओगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म रहेगा तो साइंस के साथ डेली 1 घंटा क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। किस चीज के लिए? मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन करने के लिए। और पूरा इस पैटर्न पर रखिए। एक दिन स्पेशली संडे का एक दिन आपको रखना है जिस दिन आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। पूरे वीक में जो पढ़े हो उसका केवल क्या कर लेना है? रिवीजन कर लेना है। कितना समझ गए? उसके बाद दूसरा आपको काम करना है, बीपीएससी, यूपीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी। समझ गए? इन चारों का आपको 10 साल का क्वेश्चन लगा जाना है। ऑब्जेक्टिव पीटी का, तो पानी का बोतल दे दिया जी। ठीक है, पीटी का 10 साल का इसका करंट आपको क्या कर लेना है? लगा जाना है। सबका बुक मार्केट में अवेलेबल है। वो 10 साल का नहीं रहता, और ज्यादा दिनों का रहता है। इसमें जब आप आरएएस का लगाओगे ना 10 साल का साइंस, सबसे ज्यादा कठिन साइंस किसका रहता है? आरएएस का, राजस्थान पीसीएस का। ठीक है, और फिर किसका रहता है? यूपीपीसीएस का। जब इसका आप 10 साल का साइंस आप लगा लोगे, आपको गारंटी दे रहे हैं कि 30 क्वेश्चन जो साइंस में पूछेगा ना, उसमें से 20 प्लस क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा। यूपीपीएससी का, आरएएस का अगर आप हिस्ट्री लगाओगे और हिस्ट्री से अगर टोटल 30 क्वेश्चन आ रहा है तो आपका 20 प्लस क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का जो होगा वो रिपीटेड रहेगा। ठीक है, तो अभी के टाइम में एग्जाम से पहले ये 4 पीसीएस का, बीपीएससी, यूपीपीएससी, आरएएस और मध्य प्रदेश पीसीएस का 10 साल का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कंप्लीट लगा लेना है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके। क्लियर हो गया? और बाद बाकी ये करंट अफेयर तो नया है। इस करंट अफेयर में कोई, सब लोग आप ही के जैसे हैं, मतलब कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। करंट अफेयर सभी के लिए नया रहता है, तो इसमें आपका लक और आपका पढ़ा हुआ चीज काम आएगा। लेकिन बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट है जिससे रिजल्ट आपका हो रहा है, ये तीनों सब्जेक्ट में आपका मेहनत ये करेगा। अभी भी ऐसा नहीं 14 घंटा 17 घंटा पढ़ने का जरूरत है, बिल्कुल नहीं। अभी भी अगर 60 दिन में आप तरीके से 8 से 9 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकाल लेते हो, मोर देन एनफ है। कम नहीं है, मोर देन एनफ है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक है। बस पैटर्न सही होना चाहिए। ये जो हमने टारगेट दिया, इतने इतने दिनों में इन सब्जेक्ट को खत्म कर देना है। वन लाइनर किताब से रंग रंग करके पढ़ें। अब स्पेक्ट्रम उठाओगे तो पगला जाओगे मॉडर्न हिस्ट्री में, वो समय है नहीं आपके पास। ठीक है, मोटा ग्रंथ कोई मत उठाइएगा। हाँ, जो चैप्टर अगर फंस रहा है, दिक्कत हो रही है वन लाइनर से समझने में, अब जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं आप, आपको वन लाइनर से दिक्कत हो रहा है, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, वन लाइनर से दिक्कत हो रहा है, तो स्पेक्ट्रम में 20-25 पेज में दिया हुआ है, उसको वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पार्टिकुलर कुछ कुछ चीजों को आप ऑथेंटिक किताबों से उठा सकते हैं, बाकी चीजों को नहीं उठाना है। समझ गए ना? साइंस में, पूरा साइंस जो हम पढ़ाएंगे आपको, साइंस में मेरे क्लास नोट्स को केवल पढ़ लेना है, और क्लास नोट्स को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर इन सबका आप लगाओगे, उतना में मामला खत्म। उसके बाद साइंस में अलग से कुछ पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में केवल आप क्या करिएगा, विजन का आता है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पिछला बार 69 बीपीएससी में लगभग 15 क्वेश्चन जो था वो साइंस एंड टेक का ऐड कर दिया था पीटी में, जो कि 68 तक नहीं पूछता था। 68 तक जनरल साइंस पूछता था, जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 69 में क्या कर दिया, साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्नों की संख्या को कर दिया 15। अब स्टूडेंट लोग छटपटा रहा था कि तैयारी कर करके आए, जनरल साइंस पूछ रहा है, साइंस टेक। तो इस साइंस टेक को आपको कवर करने के लिए विजन का 1 साल का साइंस टेक का आता है, उसको खरीद करके एक बार बना लेना है, फिर आपका साइंस टेक भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो सब्जेक्ट शुरू करते हैं। इसमें किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। विजन पब्लिकेशन का मैगजीन आता है, हाँ करंट मैगजीन, उसमें साइंस टेक का अलग पोर्शन रहता है, वो करना है। समझ गए? सब्जेक्ट शुरू किया जाए। बायोलॉजी आपको रूटीन में गया है। हम लोग अभी
टर्मोलॉजी जो होगा, अभी पूरा का पूरा हिंदी और पूरा का पूरा इंग्लिश पढ़ाना दोनों मीडियम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय कम है, ठीक है। दोनों अलग नहीं, हाइब्रिड मोड में लेकर के चलेंगे, मतलब टर्मोलॉजी जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों कर देंगे, समझ गए, तो दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर ना। अब एक एक लाइन को लिखवाना उतना तो पॉसिबल है नहीं, समय बहुत कम है, ठीक है। तो आइए इसको शुरू कर देते हैं। देखो, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसका जो सब्जेक्ट का पार्टिकुलर टर्म लिया जाता है वो या तो लैटिन वर्ड का होता है, या इजिप्ट का होता है, या फिर ग्रीक लेटर का रहता है। जैसे एक वर्ड है फ्यूसिस। फ्यूसिस फ्यूसिस वर्ड का मीनिंग होता है नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन यानी प्राकृतिक घटनाओं को क्या बोला जाता है? फ्यूसिस। और यही फ्यूसिस वर्ड जो है वो मॉडिफाई होते होते किस में बदल गया? फिजिक्स में। किस में बदल गया? फिजिक्स में। मिस्र के जो लोग थे, इजिप्ट के, वहां की मिट्टी काले रंग की होती थी, इसलिए वो उस मिट्टी को कहते थे कीमिया। क्या कहते थे? कीमिया। और ये कीमिया वर्ड का मीनिंग होता है ब्लैक कलर, काला रंग। कीमिया का मीनिंग होता है ब्लैक कलर, काला रंग। तो वहां की मिट्टी काले रंग की होती थी तो उसको कीमिया कहते थे। और यही कीमिया धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के किस में बदल गया? केमिस्ट्री में। तो कोई भी वर्ड जो होता है वो लैटिन का रहता है, या इजिप्ट का रहता है, या फिर ग्रीक लेटर का बना हुआ होता है। वैसे ही बायोलॉजी भी दो शब्दों को मिला करके बना है। पहला वर्ड है इसमें बायोज और दूसरा वर्ड है इसमें लोगोज। पहला वर्ड बायोज, दूसरा वर्ड लोगोज। बायोज जो पहला वर्ड है इसका मीनिंग होता है लाइफ। बायोज का मीनिंग लाइफ, लोगोज का मीनिंग स्टडी। तो बायोलॉजी को अगर डिफाइन आप करेंगे तो लिख सकते हो आप स्टडी ऑफ लाइफ। क्या कह सकते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर है। अब कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं जिसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल लिविंग है, कौन सा इंडिविजुअल नॉन लिविंग है, ठीक है। तो क्या क्या पैरामीटर है? तो अगर आपसे पूछा जाए जीवन का आधार, पैरामीटर ऑफ लाइफ, जीवन का आधार, किन आधारों पर आप बताओगे कि कोई इंडिविजुअल लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो पहला क्राइटेरिया इसमें बनाया गया है वह है उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होना चाहिए एंड मूवमेंट होना चाहिए। ग्रोथ एंड मूवमेंट यानी वृद्धि और गति। जो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, उसके बॉडी का हाइट बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो ग्रोथ कर रहा है। मूवमेंट होना चाहिए मतलब स्थान परिवर्तन कर सके। अब आप कहिएगा कि सर प्लांट्स में तो ग्रोथ होता है, मूवमेंट नहीं होता है। प्लांट में मूवमेंट होता है क्या? होता है। प्लांट में अलग, वो तो ग्रोथ का पार्ट है ऊपर में, ठीक है। प्लांट में मूवमेंट भी होता है, ट्रॉफिज्म उसको कहा जाता है, अनुवर्तन। जैसे सूरजमुखी के फूल को देखिएगा, वो घूमते रहता है दिन भर, सुबह में पूरब में, शाम में पश्चिम में, तो वो मूवमेंट ही है। समझ आ रहा है? उसको फोटोट्रॉफिक मूवमेंट कहा जाता है। प्लांट्स में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कीमोट्रॉफिक मूवमेंट कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो प्लांट में ग्रोथ एंड मूवमेंट दोनों होता है। दैट्स व्हाई ग्रोथ एंड मूवमेंट इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का पहला आधार क्या है? ग्रोथ और मूवमेंट। दूसरा आधार है, उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कहते हैं उपापचयी क्रिया। क्या कहेंगे? उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मतलब उस जीवों में क्या होना चाहिए? उपापचयी क्रिया का मतलब क्या है? जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, रक्त का परिसंचरण, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निष्कासन, यह सब क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाता है। याद रखोगे कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो सारे के सारे किस तरीके के एक्शन में आती हैं? तो इनवोलेंटरी। मेटाबॉलिक एक्शन जो होता है वह कैसा एक्टिविटी है? इनवोलेंटरी एक्टिविटी है। इनवोलेंटरी एक्टिविटी का मतलब अनैच्छिक क्रिया। ये सब अनैच्छिक क्रियाओं में आता है। दो प्रकार का एक्शन हम लोगों के बॉडी में होता है, एक वोलेंट्री और एक इनवोलेंट्री। ऐच्छिक क्रिया जिसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, अनैच्छिक क्रिया जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऑल मस्कुलर एक्टिविटीज आर वोलेंट्री एक्शन। ठीक है, हाथ उठाने का मन होगा हाथ उठाएंगे, चलने का मन होगा पैर वहीं रखाता है, तो वोलेंट्री एक्शन हो गया। इनवोलेंट्री जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? इनवोलेंट्री हो गया। खाना खा करके कंट्रोल कर सकते हो कि पचने नहीं देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। श्वसन को नहीं रोक सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन को नहीं रोक सकते हो, हार्ट बीट को नहीं रोक सकते हो। हार्ट बीट को रोक सकते हैं? रात में सोने जा रहे आधा घंटा बंद कर देते हैं, होगा क्या? नहीं होगा। तो कैसा एक्शन है? इनवोलेंट्री एक्शन है।
तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो किस में आ जाएगा? इनवॉलेंट्री एक्शन में। तीसरा क्राइटेरिया है लाइफ का, वह है कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस का मतलब होता है चेतना। उस ऑर्गेनिज्म में क्या होना चाहिए? सुख दुख अनुभव करने की क्षमता, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्सियसनेस। मेडिकली किसी को डेड कब घोषित किया जाता है? मेडिकली डेड घोषित किया जाता है जब हार्ट उसका डेड होता है, तब नहीं। क्या डेड हो जाता है? ब्रेन डेड हो जाता है। तब डॉक्टर सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट इशू करता है। क्या चेक करता है? ब्रेन डेड हुआ है कि नहीं। हार्ट के रुकने पर डेथ घोषित नहीं करते, क्योंकि हार्ट को सीपीआर दे करके फिर से चालू किया जा सकता है, लेकिन ब्रेन एक बार काम करना बंद कर दिया तो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। तो चेतना उस ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। आप कहिएगा सर प्लांट में होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। यह बात किस व्यक्ति ने बताई थी? जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, प्लांट्स पर सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने एक मशीन बनाया था जिस मशीन का नाम था क्रेस्कोग्राफ। क्या नाम था? क्रेस्कोग्राफ, जिससे पौधों की लंबाई का मेजरमेंट करा जाता है। पौधों की लंबाई को किसमें मापा जाता है? क्रेस्कोग्राफ में। किसने बनाया था? जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। तो प्लांट भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, यह बताने वाले जगदीश चंद्र बोस थे। बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? तो इस ग्रोथ मूवमेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और कॉन्सियसनेस, जीवन के कितने आधार हैं? केवल ये तीन। इससे स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन पूछा था कि इज रिप्रोडक्शन इज बेसिस ऑफ लाइफ और नॉट। क्वेश्चन था इज रिप्रोडक्शन इज बेसिस ऑफ लाइफ और नॉट। क्या प्रजनन जीवन का आधार है? जैसे ये तीनों जीवन का आधार है, वैसे ही प्रजनन जीवन का आधार है? नहीं है। ठीक है, याद रखोगे केवल यही तीन है। रिप्रोडक्शन इज नॉट बेसिस ऑफ लाइफ, इट इज ओनली इसेंशियल फॉर मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, केवल क्यों जरूरी है? धरती पर जीवन को बना करके रखने के लिए। इसका एक क्रॉस हाइब्रिड तैयार किया था कार्ल लिन ने, कैरोलस लिनियस ने क्रॉस हाइब्रिड करवाया था हॉर्स और डोंकी का, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी का। इन दोनों का क्रॉस हाइब्रिड करवाया, तो इन दोनों से जो संतान जन्म लिया वो कौन लिया? म्यूल। कौन लिया? म्यूल, खच्चर। और जो म्यूल जन्म लिया, यह म्यूल कैसा था? तो यह म्यूल था इनफर्टाइल। कैसा था? इनफर्टाइल, यानी ये अपने संतान को जन्म नहीं दे सकता है। तो जब इनफर्टाइल है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन ये जीवित है कि मरा हुआ है? जीवित है। तो याद रखोगे रिप्रोडक्शन इज नॉट बेसिस ऑफ लाइफ बट इट इज बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। वर्गीकी का आधार है, लेकिन जीवन का आधार नहीं है। याद रहेगा? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। लिखते रह, लिख लिया है ना आप लोग? लिखते रहिए साथ में ही। अब लिखने के लिए अलग से टाइम थोड़ी मिलेगा, नोट भी करते रहिए। सर ऑफलाइन के लिए कोई बैच है क्या? 70 तो 70 बीपीएससी के लिए ही चल रहा है, 70th बीपीएससी के लिए चल रहा है, ऑफलाइन बैच ही चल रहा है। ये ऑफलाइन के लिए ही यह बैच चल रहा है, 70th बीपीएससी के लिए। आप आ करके ऑफिस में संपर्क कर करके इनरोल करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखेंगे। अब बायोलॉजी में केवल किसका अध्ययन किया जा रहा है? लाइफ का, लिविंग इंडिविजुअल्स का, यानी जो नॉन लिविंग है उसके बारे में हम लोग बायोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे। क्लियर ना? ठीक है। अब इसके बाद देखोगे, सबसे पहले बायोलॉजी में रिसर्च करने वाले जो थे उनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें? अरस्तु। और अरस्तु को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। अरस्तु को जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का, दोनों का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। जूलॉजी में हम लोग केवल किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जू मतलब एनिमल होता है और लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, तो बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का फादर किसे बोलेंगे? अरस्तु को। दूसरा एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी।
थियोफ्रेस्टस को क्या बोलेंगे? फादर ऑफ बॉटनी। दो और साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, एक का नाम है लैमार्क और दूसरा है ट्रेवेरिनस। लैमार्क एंड ट्रेवेरिनस, इसने क्या करा था? तो क्वाइंड द टर्म बायोलॉजी, क्वाइंड द टर्म बायोलॉजी। इन दोनों ने, लैमार्क ने और ट्रेवेरिनस ने, बायोलॉजी शब्द को दिया था। तो बायोलॉजी शब्द देने वाला कौन था? लैमार्क था और ट्रेवेरिनस था। ठीक है, लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। अब एक एक्सेप्शन है, लिखेंगे एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी एंड सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी एंड सेल थ्योरी मतलब जीव विज्ञान का और कोशिका सिद्धांत का। सेल थ्योरी का मतलब क्या? कोशिका सिद्धांत। तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि 1838 में और 1839 में, 38 और 39 में दो साइंटिस्ट आता है, एक का नाम था स्लाइडेन और एक था स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, इन दोनों ने क्या दिया था? सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी कई बार एग्जाम में पूछा है कि सेल थ्योरी किस पर लागू नहीं होता, या बायोलॉजी का थ्योरी किस पर लागू नहीं होता, तो याद रखोगे वो ऑर्गेनिज्म है वायरस। ठीक है, सेल थ्योरी किस जीव पर लागू नहीं होता? वायरस पर लागू नहीं होता। दैट मीन्स वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी एज वेल एज बायोलॉजी। ओके, ठीक है, सेल थ्योरी किस पर लागू नहीं होता? वायरस पर लागू नहीं होता। अब आप कहोगे कि सर सेल थ्योरी में ऐसा क्या बात है, या बायोलॉजी क्यों नहीं लागू होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि वायरस जो है जितनी देर इन्वायरमेंट में रहेगा, वायरस, तब तक कैसा होता है? डेड। और वायरस जैसे ही किसी होस्ट बॉडी में जाएगा, यह वायरस हो जाता है जीवित, लिविंग। ठीक है, बाहर में शरीर से रहेगा तो मरा हुआ रहता है, और सजीव के शरीर में प्रवेश करने के साथ कैसा हो जाता है? जीवित हो जाता है। इसीलिए वायरस को क्या बोला जाता है? वायरस को बोलते हैं सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव के बीच योजना कड़ी। क्या कहेंगे? सजीव और निर्जीव के बीच योजना कड़ी। किसे बोला जाता है? वायरस को बोला जाता है। याद रहेगा। अब देखो, वायरस निर्जीव भी है, फिर भी इसको बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान का अपवाद हो गया कि नहीं हो गया? जीव विज्ञान का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा? केवल जीवित का अध्ययन, यहां पर मृत का भी अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का, जिसमें एक कोशिका होता है यूनिसेलुलर, जिसमें ढेर सारी कोशिकाएं होती है, मल्टी सेलुलर। वायरस क्या है? वायरस ना तो यूनिसेलुलर है ना ही मल्टी सेलुलर है। ये कैसा जीव है? ए सेलुलर। ए सेलुलर को कहते हैं हम लोग अकोशिकीय। ए सेलुलर को क्या कहते हैं? अकोशिकीय। अकोशिकीय का मतलब वैसा जीव जो बिना किसी कोशिका का बना हुआ है, उसमें कोई सेल ही नहीं है। अब नॉर्मल बताना, देखो अकोशिकीय का मतलब कोई सेल नहीं है, ही नहीं कि अकोशिकीय का मतलब समझ लेना एक कोशिका, कोई कोशिका नहीं है। अब स्लाइडन और स्वान सेल थ्योरी में पहला बात क्या कहा था बताओ? कोई भी सजीव का शरीर किसका बना होगा? कोशिका का। यही कहा था ना कि सजीवों का शरीर कोशिका द्वारा निर्मित होता है, इसलिए कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इस पर लागू हो रहा है वायरस पर यह बात। ये कह रहा है कि मेरे पास कोई कोशिका ही नहीं है, इसलिए ये कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्लियर हो गया। अब वायरस को आप कहोगे कि सर बाहर में मरा हुआ है, किसी शरीर में प्रवेश कर रहा है तो जीवित हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? इसके साथ जादूगर तो है नहीं, कैसे हो रहा है? तो इसको आइए समझ लेते हैं फटाफट। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है यह सेल का ही बना हुआ रहेगा। स्लाइडन और स्वान ने जो बात कहा था वो बिल्कुल सत्य है। वायरस में भी सेल होता है, लेकिन सेल का एक इंपॉर्टेंट भाग साइटोप्लाज्म वायरस में एब्सेंट होता है, जिसके चलते वो मरा हुआ है। मान लो कि ये कोई एक एटम है और इस एटम के अंदर में तीन चीज है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यही है ना। अब एटम में से प्रोटॉन को गायब कर दिए तो ये एटम रह गया? नहीं रह गया। वैसे ही सेल में मुख्य रूप से कितनी चीजें होती हैं? तीन। सेल का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बोलो। सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है,
कोशिका झिल्ली के भीतर जाइएगा तो यहां पर एक चिपचिपा तरल द्रव्य होता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और इसके सेंटर में जाओगे, सेंटर में तो आपको मिलेगा क्या, न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, और केंद्रक के भी अंदर में कुछ है, केंद्रक के अंदर जाओगे तो यहां पर केंद्रक द्रव्य मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाओगे तो आपको केंद्रिका मिलेगा, न्यूक्लियोलस। बात समझ में आया? तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर या न्यूक्लियस कह देते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाओगे तो यह क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर जाओगे तो डीएनए और आरएनए मिलेगा। ठीक ना? अब ध्यान से समझना जो बताने जा रहे हैं। बताना यहां पर यह है कि वायरस में क्या एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, वायरस में क्या एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म, जिसके चलते वो पूर्ण कोशिका नहीं है, पहली बात। और दूसरा बात कि दो चीजें जब आपस में मिलती हैं, साइटोप्लाज्म मिलता है किस चीज के साथ, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ, तो इन दोनों के मिल जाने से क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म की खोज करी थी किसने, पुरकिंजे। किसने किया था, पुरकिंजे। और क्या कहा था पुरकिंजे कि जब तक किसी कोशिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं बनेगा तब तक वो कोशिका मृत होगी। यानी कोशिका का जीवित भाग केवल और केवल कौन है, प्रोटोप्लाज्म है। समझ आ रहा है? इस प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है सोल ऑफ सेल, कोशिका की आत्मा कहा जाता है। किसे, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। वायरस में क्या एब्सेंट है, तो साइटोप्लाज्म जब है ही नहीं तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा, और नहीं बनेगा तो एनवायरमेंट में कैसा होगा, डेड। और जैसे ही किसी पौधा जंतु में घुसा उसके सेल से क्या ले लेगा, साइटोप्लाज्म, और क्या बना लेगा, प्रोटोप्लाज्म, जीवित हो जाएगा। समझ आया? इसका ग्राफ डायग्राम जल्दी बना लीजिए। बहुत दिन बाद नहीं आए हैं जी क्लास लेने, आज से क्लास शुरू ही हुआ है। हो गया? लिख लिए? ठीक है, अब देखो हेडिंग बनाना, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखाएं। कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसको कई सारे ब्रांचेज में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर देते हैं, ताकि उस सब्जेक्ट को पढ़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो सब्जेक्ट को पढ़ने में आसान बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसे ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया जाता है। आज तक पूरा बायोलॉजी किसी ने नहीं पढ़ा है। बायोलॉजी का एक पार्ट पढ़ने में लोगों को 12-15 साल लगता है। जैसे कोई लीवर का डॉक्टर है तो लीवर का डॉक्टर बना तो कितना साल पढ़ा होगा, कम से कम 12 साल। एमबीबीएस 5 साल, एमडी 3 साल, स्पेशलाइजेशन किया 3 साल, तो टोटल 12-13 साल पढ़ा तो किस चीज का डॉक्टर बना, लीवर का। अब सोचो पूरा बायोलॉजी कोई पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। तो बायोलॉजी को पढ़ने लायक बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, अलग अलग ब्रांचेज में हम लोग डिवाइड कर देते हैं,
तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है उसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला ब्रांच लिखिएगा एनाटॉमी, पहला ब्रांच लिखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी इसमें लिखेंगे डैश दे करके आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन, आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। अब इसमें आंतरिक अंग तंत्र क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, यानी कौन से जीव के शरीर के भीतर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, इसकी जानकारी कौन देता है? एनाटॉमी। अब जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक ह्यूमन का और एक कॉकरोच का, ह्यूमन एंड कॉकरोच, दोनों का एनाटॉमी डिस्कस करो, बताओ। पहला एनाटॉमी अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर मानव जो होता है उस मानव में अंतः कंकाल पाया जाता है, इंडोस्केलेटन कहोगे ना। कंकाल का मतलब जो बॉडी को आकार देता है, शेप देता है, ठीक है। दूसरा आप कहोगे कि सर कॉकरोच में बाह्य कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाह्य कंकाल, मतलब एक्सोस्केलेटन। हम लोगों का अंतः कंकाल किस चीज का बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का। कॉकरोच का बाह्य कंकाल किस चीज का बना हुआ है? काइटिन का। किसका बना है? काइटिन का। और काइटिन जो होता है यह क्या होता है? बहुशर्करा। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है बहुशर्करा। बहुशर्करा का बना हुआ रहता है, और बहुशर्करा से बना हुआ पदार्थ जो होता है वो बहुत अधिक मजबूत होता है। तो हम लोगों के कंकाल से अधिक मजबूत कंकाल किसका है? कॉकरोच का। उसका स्केलेटन कहां से है? शरीर के बाहर से। हम लोग का स्केलेटन कहां है? शरीर के भीतर। काइटिन का कंकाल इतना मजबूत होता है कि इस कंकाल के ऊपर एटॉमिक रेडिएशन भी इफेक्ट नहीं डालता है। क्या कह रहे, समझ में आ रहा है? एटॉमिक रेडिएशन भी इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे मान लो एटॉमिक रेडिएशन का क्या मतलब है? ये एक एटम बम है, परमाणु बम है। आपको मतलब मालूम होगा कि 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था, क्या परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। आज भी वहां पर रेडिएशन अवेलेबल है। एटम बम किसी को किस चीज से मारता है? रेडिएशन से। रेडिएशन का क्या मतलब होता है? प्रदूषण। प्रदूषण। एटम बम के अंदर क्या रहता है? विस्फोटक के रूप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय तत्व। और कोई भी तत्व रेडियो सक्रिय कब बन जाता है? जब उसका न्यूट्रॉन उसके प्रोटॉन से 1.5 गुना या 2 गुना हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? किसी भी एटम के अंदर में जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से 1.5 गुना या 2 गुना हो जाए तो वो एटम अस्थिर हो जाता है, और फिर उसके अंदर से स्वतः अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलनी शुरू हो जाती हैं, और उस एटम को बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे यूरेनियम, जैसे थोरियम, जैसे हीलियम, जैसे पोलोनियम, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की विशेषता होती है अगर उसको ऐसे ही रख दो तो उसके अंदर से अल्फा बीटा गामा तरंगे निकलनी शुरू हो जाती है। अब इस एटम बम को विस्फोट करने के लिए, फोड़ने के लिए क्या किया जाता है? इसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया जाता है, न्यूट्रॉन गिराया जाता है। और जब न्यूट्रॉन गिराया जाता है तो इस एटम बम बस्ट करता है और इसके अंदर का जो रेडियो सक्रिय तत्व है वो फट जाता है। और जब रेडियो सक्रिय तत्व फटा तो इससे कौन सा किरण निकला? अल्फा किरण, बीटा किरण और फिर गामा किरण। अल्फा किरण कैसा होता है? पॉजिटिव, बीटा किरण निगेटिव और गामा नो चार्ज। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। अब सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है, पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, वो किस किरण की होती है? गामा किरण की। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। लगभग 1 सेकेंड में यह 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। एटम बम गिरा, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरण की। सोचो 1 सेकेंड में कितना? 3 लाख के रेडियस में क्या हो गया? फैल गया। और जितना लोग वहां पर है तापमान इतना अधिक बढ़ा देगा कि जितने लोग हैं तापमान बढ़े हुए वातावरण के कारण जल करके वहीं पर खत्म एक बार में। तो 3 लाख के रेडियस में पूरा का पूरा क्या कर देगा? तबाही भयंकर मचा देगा, तुरंते लोगों को मार देगा, नष्ट कर देगा। तभी क्या किया जाता है? जहां पर भी परमाणु बम ये सब गिराया जाता है तो वहां पर नमक खूब ज्यादा लोग ये यूज करते हैं। नमक ये किया था कि नमक क्या करता है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका रखना है याद? गामा किरण का होता है। अब जो गामा किरण है, अब कैंसर अगर किसी को होता है तो कैंसर का मतलब क्या होता है? जब भी किसी कोशिका में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? कैंसर। जैसे मान लो ये एक सेल है, अब इसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगा तो छोटा 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 ढेर सारा सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही क्या हो गया? कैंसर हो गया। जब इतना सेल का सेल डिवीजन केवल हुआ था तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर है।
बढ़ गया तो लास्ट स्टेज का कैंसर है। अब जैसे ही फर्स्ट हो या लास्ट हो, इसका कोई मेडिसिन में तो इलाज है नहीं, एक ही कोई इलाज है, कीमोथेरेपी। क्या है? कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं? कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कोबाल्ट 60। और कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण हम लोग निकालते हैं? गामा किरण। क्या निकालते हैं? गामा किरण। और फिर उस गामा किरण को डायरेक्ट नहीं गिराते हैं कैंसर के सेल पर, पहले गामा किरण को कमजोर करते हैं। तो डायरेक्ट गिरा देगा तो खदरा देगा, पूरा जला वला खत्म कर देगा। तो गामा किरण को पहले कमजोर करते हैं और फिर उसको उस घाव के ऊपर, उस कैंसर के सेल के ऊपर गिराया जाता है। तो वो क्या करता है? पूरे के पूरे इतने दूर के एरिया को जला देता है। अगर कैंसर ज्यादा फैल गया है तो गामा किरण ज्यादा गिराना पड़ेगा, तो उससे मालूम चलता है कि आसपास के जो और अंग है वो भी जल जाते हैं। इसीलिए छोटे स्तर पर कैंसर का इलाज है, बड़े स्तर पर हो जाता है तो कोई इलाज नहीं है, तब डायरेक्ट उतने दूर के अंग को काट करके हटाना ही केवल उपचार रह जाता है। कीमोथेरेपी से भी काम नहीं चलता है। देखिए कैंसर के पेशेंट का बाल उल काट दिया जाता है पहले ही, नहीं तो गामा किरण गिराया जाएगा, पता चला माथा में आग पकड़ लिया ठीक है, तो खतरनाक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रेडिएशन इस बताना यह था कि काइटिन के ऊपर एटम के रेडिएशन, गामा किरण भी काइटिन को नहीं भेद के घुसेगा। रेडियो जहां पर भी परमाणु बम गिरा वहां पर भेज दो कॉकरोच को, धूमधाम से रहेगा, ठीक है, नहीं मरेगा। समझ में आया? तो काइटिन का उसका एक्सोस्केलेटन बना हुआ है। और भी कई सारे अंतर है। हम लोग किस में आते हैं? मैमल्स में। कॉकरोच किस में आता है? ऑर्थोपोडा में। हम लोगों में कितना पैर है? 2 पैर है। कॉकरोच में कितना पैर है? 3 जोड़ा पैर है। हम लोग का हृदय कितने चैम्बर में? 4 चैम्बर में। कॉकरोच का हृदय कितने चैम्बर में? 13 चैम्बर में। हम लोगों का रक्त कैसा? लाल। क्यों लाल है? हीमोग्लोबिन के कारण। कॉकरोच का रक्त सफेद रंग का, क्यों है? हीमोलिम्फ के कारण। हम लोगों का सेंस ऑर्गन आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कॉकरोच का सेंस ऑर्गन एंटीना। देखिएगा सिर पर 2 टावर निकला रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीना बोलते हैं, वो उसका सेंस ऑर्गन है। क्या है? सब नहीं अंतर। ये अंतर कब? हम लोगों के पास सिंपल आइज है, उसके पास कंपाउंड आइज है, हम लोगों से बढ़िया आंख है उसका, ठीक है। तो इतना सारा अंतर आप में और कॉकरोच में है। कौन सा ब्रांच बायोलॉजी का पढ़ोगे तो पता चलेगा? एनाटॉमी। क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। समझ में आया? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन जानना है तो हम लोग किस ब्रांच में आते हैं? एनाटॉमी में आते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा ब्रांच लिखिएगा, फिजियोलॉजी। दूसरा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में लिखिएगा आंतरिक अंगों के कार्य का अध्ययन। आंतरिक अंगों के कार्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, आंतरिक अंगों के कार्य का अध्ययन, ठीक है। आंतरिक अंगों के कार्य का अध्ययन मतलब क्या हुआ इसका? आपके पास लीवर है, यह कौन बताएगा? एनाटॉमी। लीवर का काम कौन बताएगा? फिजियोलॉजी। किडनी है, कौन बताएगा? एनाटॉमी। किडनी का फंक्शन कौन बताएगा? फिजियोलॉजी। समझ आ रहा है? तो कार्य का अध्ययन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में एक चीज और आपको याद रखना है कि आज से पहले अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितना साल पहले हुआ था, तो 4.5 अरब साल पूर्व। पृथ्वी कब बना था? 4.5 अरब साल पहले। और पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर जीवन कब आया, तो आज से कितना साल पहले? 2.5 अरब साल पहले, ठीक है। जीवन का शुरुआत और पृथ्वी का उत्पत्ति, इसमें सबसे ऑथेंटिक थियरी जो है, उस थियरी को हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। और बिग बैंग थ्योरी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिग बैंग थ्योरी कहता है कि शुरुआत में अपना यूनिवर्स इतना ही बड़ा था। आज भी यूनिवर्स का क्या हो रहा है? विस्तारीकरण, यूनिवर्स बड़ा हो रहा है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि यूनिवर्स शुरू से क्या था? एक छोटा सा गेंद के बराबर यूनिवर्स था, और कोई एक ऐसा फोर्स है जो चारों दिशाओं से यूनिवर्स पर लग रहा है, जिसके चलते यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। अब जैसे मान लो आपको एक रबर दें, ये ए है, ये बी है, ये रबर को खींच रहा है, रबर में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, खिंचाया जा रहा है, खिंचाया जा रहा है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद ए का खींचने का एनर्जी खत्म हो जाएगा, बी के खींचने का एनर्जी खत्म हो जाएगा। जब एनर्जी खत्म हो जाएगा, दोनों बेहोश होकर गिर जाएगा, रबर छोड़ देगा। रबर छोड़ देगा तो रबर कहां आ जाएगा? वापस अपने आकार में आ जाएगा। तो बिग बैंग थ्योरी कहता है कि फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, अलग अलग फोर्स है, कहता है कि किसी फोर्स के कारण यूनिवर्स को लगातार एक्सपेंड किया जा रहा है, और एक समय आएगा कि जब वो लगने वाला बल 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो वापस यूनिवर्स आपस में आकर के क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग चीज कहा जाता है।
मुस्लिम लोग कहते हैं कयामत, क्या कहते हैं, कयामत आ जाएगा। हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है, प्रलय आ जाएगा। ठीक है, तो प्रलय हो या कयामत हो, यही बात डिनोट करता है कि एक निश्चित समय के बाद कयामत आएगी या प्रलय आएगा, जिसमें यूनिवर्स जो होगा वापस में एनर्जी खत्म होने के बाद आपस में आकर के चिपक जाएगा। क्लियर हो गया। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार क्या है, यूनिवर्स बना, और उस थ्योरी के अनुसार देखें तो पृथ्वी कितना साल पहले बना, 4.5 अरब। तो आपको सर 2 अरब साल बीच में पृथ्वी पर क्या हो रहा था, 2 अरब साल का गैपिंग है ना जी, ये 2 अरब साल लगे पृथ्वी को ठंडा होने में और इस पर एटमॉस्फेयर बनने में। ऐसे समझना इसको, अपने यूनिवर्स में अपनी जो आकाश गंगा है उसमें सबसे नजदीकी जो तारा है उस तारे को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य। कौन सा तारा है, सूर्य। तो यह हम लोग मान लेते हैं सूर्य है। सन इज अ स्टार। एक बैच में पूछे कि सूर्य क्या है, तो कहा कि आग का गोला है। हम बोले तू हूं आगे के गोला वाला। सूर्य क्या है, स्टार है, तारा है। सूर्य में 2 चीजें होती हैं, हाइड्रोजन का रूपांतरण होता है किसमें, हीलियम में। हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम में, और यह प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। अब एक बार सूर्य में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, जिससे इसके कुछ टुकड़े इसको अपना ऑर्बिट बना करके घूमने शुरू कर दिए। ठीक है, इसको क्या बना लिया, अपना ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में ये सब घूमने शुरू कर दिए। शुरू में क्या बना था, 9, अभी कितना है, 8। इन सभी को क्या कहा जाता है, प्लैनेट। क्या कहते हैं, प्लैनेट, ग्रह कहा जाता है। दी हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड दी सन आर कॉल्ड प्लैनेट। वह वस्तु जो सूर्य की परिक्रमा करे क्या कहलाएगा, प्लैनेट। और जो प्लैनेट को घूमता है उसको कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं, सैटेलाइट। मून इज अ सैटेलाइट। पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी ग्रह नहीं है, सॉरी मून जो है चंद्रमा ग्रह नहीं है, क्या है, उपग्रह है। अब सूर्य से सबसे नजदीक में है मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये टोटल कितने प्लेनेट हो गए, 8। शुरू में प्लूटो भी था। तो प्लूटो ग्रह का परिभाषा होता है कि एक निश्चित ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करे। प्लूटो बार बार अपने ऑर्बिट से हट रहा था, इसलिए उसको ग्रह में अभी भी कई लाख वर्षों, कई 100 सैकड़ों वर्षों में एक बार दिखाई दे देता है, लेकिन ग्रह नहीं है क्योंकि अपने ऑर्बिट में फिक्स नहीं है वो। पहले 9 ग्रह का पूजा होता था ना घरों में, 9 ग्रह शांति का पूजा। अब कई ग्रह का करवाइएगा, 8 ग्रह का। कहिएगा वो ग्रह नहीं है, भुला गया है, तो क्या प्रभाव डालेगा। तो सूर्य से सबसे नजदीक में मरकरी, बुध जिसको कहते हैं। अब इस बताओ ये मरकरी गर्म ग्रह है कि ठंडा ग्रह है, ठंडा, गर्म है। और वीनस सबसे गर्म है। वीनस जो है वो क्या है, सबसे गर्म है। और मरकरी भी गर्म है, ठंडा कैसे हो जाएगा, सूर्य से नजदीक में ठंडा रहेगा। सूर्य से अलग होकर के जब पृथ्वी बना होगा तो यह भी कितना गर्म होगा, कल्पना कर लो। पृथ्वी पर ज्वालामुखी के अलावा कुछ था ही नहीं, केवल ज्वालामुखी फट रहा था अलग अलग जगह, मैग्मा चारों तरफ पसरा हुआ था। वो मैग्मा सोचो ठंडा होने में कितना साल लगा होगा, 2 अरब साल तो उसी में खर्चा हो गया। ये जो पृथ्वी आप बीच में देख रहे हैं, इसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या बोला जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। जीवन की संभावना केवल कहां पर बन रही है, इस पृथ्वी पर ही जीवन की संभावना सिर्फ बन रही है। इधर आप जैसे ही बढ़ोगे ना, मार्स, मंगल हो गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सारा कुछ जो है टेम्परेचर इतना माइनस में है कि सारा कुछ फ्रीज्ड है, जमा हुआ है। सारा कुछ क्या इधर जमा हुआ है, और इधर सारा मामला गर्म है। तो जीवन की संभावना बन रहा है कहां, पृथ्वी पर। यहां पर बीच में अगर आप आओगे, यहां पर अगर आप बीच में आओगे मार्स और जुपिटर के बीच में, तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट का क्या मतलब हुआ, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, इसको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह का पूरा ये है। अब क्षुद्र ग्रह मतलब बड़े बड़े पहाड़ जिस पर माइनस टेम्परेचर होने के कारण बर्फ प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा इस पे क्या है, बर्फ है। अब यहां पर मंगल है, मार्स है, मार्स के पास भी अपना ग्रेविटी है। तो उस ग्रेविटी के कारण ये क्या करता है, कोई क्षुद्र ग्रह को, मान लो इस क्षुद्र ग्रह को क्या किया, अपनी ओर खींचा, और खींच के अपने बढ़ गया आगे, क्योंकि घूम भी रहा है। कहां बढ़ गया, आगे बढ़ गया। अब वो क्षुद्र ग्रह जो मार्स से टकराना था, आप सीधे कहां बढ़ेगा, पृथ्वी की ओर। और जाकर के कई बार ऐसे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी को हिट किए हैं।
इसी कारण से एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आया था जिसका नाम था इजिप्टा। क्या नाम था? इजिप्टा। ये एक एस्ट्रॉयड था, एक क्षुद्र ग्रह था, जो किस समय पृथ्वी पर गिरा था? जिस समय पृथ्वी पर मेजोजोइक ईरा चल रहा था। अलग अलग ईरा पढ़े हैं ना, एक ईरा कौन सा था? मेजोजोइक ईरा। और मेजोजोइक ईरा में पृथ्वी पर केवल एक ही जीव हुआ करता था, डायनासोर। ठीक है, क्या था? केवल डायनासोर, बाकी का कोई जीव नहीं। तो जहां डायनासोर रहता था वहीं पर धड़ाम से गिरा आकर के इजिप्टा। तो इजिप्टा जैसे ही आकर के गिरा तो कुछ तो डायनासोर दब करके मर गया, कुछ डायनासोर उतना बड़ा गिरा तो पृथ्वी पर भूकंप भी आया, तो कुछ तो भूकंप के कारण मरे, कुछ आसपास का वनस्पति जल गया तो खाने के लिए कुछ नहीं मिला, उस कारण से मरे। तो इजिप्टा के गिरने के कारण मेजोजोइक, क्वेश्चन आता है कि मेजोजोइक पीरियड का खात्मा किस कारण से हुआ? तो इजिप्टा एस्ट्रॉयड के गिरने से हुआ था। या डायनासोर भी मरे थे तो किसके कारण मरे थे? इजिप्टा एस्ट्रॉयड के गिरने के कारण ही मरे थे। पूरे की पूरी उनकी संख्या ही क्या हो गई? खत्म हो गई। समझ में आ रहा है? अब यहां पर ध्यान से समझना, क्षुद्र ग्रह कहां आके गिरा? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर ये क्या लेकर के आया? पानी, बर्फ लेकर के आया ना जी। तो बर्फ लेकर के आया तो सूर्य के तापमान से बर्फ क्या होगा? पिघलेगा। और जब बर्फ पिघलेगा तो वह बर्फ जलवाष्प के रूप में ऊपर उठेगा। किस रूप में उठेगा? जलवाष्प। और उस जलवाष्प से किसका निर्माण होगा? बादल का। क्या बनेगा? क्लाउड बनेगा। बोल नहीं रहे? बादल बनेगा ना। और जब बादल ठंडा होगा तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन, कंडेंसेशन। और जब संघनन होगा तो जलवाष्प किसमें बन जाएगा? पानी की बूंदों में बदल जाएगा, क्योंकि पानी की बूंदों में एक प्रवृत्ति होती है सरफेस टेंशन की, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? तो जल की बूंदे या कोई भी तरल द्रव्य है वो अपने क्षेत्रफल को घटाना चाहता है, और क्षेत्रफल को घटाना पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जलवाष्प पानी की बूंदों में बदलेगा, फिर बादल के ऊपर भार बढ़ेगा, तो भार बढ़ेगा तो वो पानी की बूंदे वापस पृथ्वी पर गिरनी शुरू हो जाएंगे। अब पृथ्वी पर लगातार 3 लाख साल बारिश हुआ, एक दो दिन नहीं, गर्म पृथ्वी पर कंटिन्यू 3 लाख साल बारिश हुआ, जिस कारण से पृथ्वी का टोटल 75% हिस्सा जो है वो जलमग्न हो गया, पानी से भर गया। आज भी पृथ्वी पर वाटर बॉडीज कितना है? 75%। अब 75% जब पृथ्वी पर पानी आ गया तो तापमान कम न हो जाएगा? नहीं होगा। तापमान घट गया, और तापमान घटा, पृथ्वी ठंडा हो गया, लेकिन केवल उस समय क्या था? पानी, पानी के अलावा और कुछ नहीं। अब सोचो 75% पृथ्वी पर पानी है, लगभग आपका 13% के आसपास पहाड़, पठार और मैदान है। पहाड़, पठार, मैदान 13% के आसपास। टेरिस्टेरियल लैंड, रहने के लिए भूमि कितना परसेंट है? 12%। पूरे विश्व का जनसंख्या जो 800 करोड़ का है वो 12% जमीन पर ही रह रहा है, लगभग तो पानी से घिरा हुआ है। कितना? 75% भाग। ठीक है, तो पृथ्वी क्या हुआ? ठंडा हुआ, और इस पर सबसे पहले पानी के भीतर एक जीव जन्म लेता है। कौन सा जीव? उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। अविनाश कुमार सर, ज्योग्राफी का क्लास है या बायोलॉजी का? प्लीज कर भाई, फिजियोलॉजी बता रहे हैं अभी। ठीक है, बायोलॉजी का ही क्लास है, ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी में इस चैप्टर का क्वेश्चन अब आता भी नहीं, ब्रह्मांड से क्वेश्चन नहीं आता, ब्रह्मांड छोड़ के पढ़िएगा ज्योग्राफी। मतलब खूब लोग, बहुत सारे टीचर लोग स्टंट दिखाते हैं ब्रह्मांड पढ़ा पढ़ा के, ब्रह्मांड का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, पिछला 10 साल में तो नहीं पूछा है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे? हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, तो ये इतना परसेंट भूमि जो हो गया वो बना, तो लगभग 12% जमीन जो है वो क्या है? टेरिस्टेरियल है, जिस पर पूरे वर्ल्ड का क्या रह रहा है? पॉपुलेशन रह रहा है, जनसंख्या रह रही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो पृथ्वी पर अगर पूछा जाए कि सबसे पहला जीव कौन सा है, पृथ्वी पर अगर पूछे कि सबसे पहला जीव, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, क्या कहोगे? साइनोबैक्टीरिया। इसको नोट कर लीजिएगा, पहला जीव धरती पर कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। और इसी साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है, इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। क्लियर ना? अब इस बैक्टीरिया की खासियत है, क्या खासियत है? ये ऑटोट्रॉफिक होता है, स्वपोषी। ग्रीन होता है मतलब क्लोरोफिल होता है इसके पास, तो ये अपना भोजन खुद से बना लेता है। एकमात्र बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक है वो साइनोबैक्टीरिया है। इसको छोड़ करके बाद बाकी जो भी बैक्टीरिया होगा या तो मृत जीवी होगा या परजीवी होगा। स्वपोषी केवल कौन है? साइनोबैक्टीरिया।
क्लियर ना? आगे बढ़े। अब देखो, सबसे पहले जो धरती पर आया वह क्या आया? बायोमोलिक्यूल्स, मीन्स जैव कण, जैव अणु। बायोमोलिक्यूल को मिलाकर के बना सेल ऑर्गेनल्स, मीन्स कोशिकांग। सेल ऑर्गेनल से बना सेल, यानी कोशिका। कोशिका से बना टिश्यू, उत्तक। टिश्यू से बना ऑर्गेन, अंग। ऑर्गेन से बना ऑर्गेन सिस्टम, यानी अंग तंत्र। ऑर्गेन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म या बॉडी। बॉडी, बॉडी से बना पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से बना कम्युनिटी। कम्युनिटी से इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बायोम। बायोम से बायोस्फीयर। ठीक है, हिंदी पॉपुलेशन का हो जाएगा जनसंख्या, कम्युनिटी का हो जाएगा समुदाय, इकोसिस्टम का पारितंत्र, बायोम को बायोम ही कहते हैं, बायोस्फीयर को कहते हैं जैव मंडल, और इस चार्ट को कहा जाता है सिस्टमेटिक। हो गया? हाँ, आज से ही क्लास हुआ, स्टार्ट हुआ, आज फर्स्ट क्लास है। हो गया? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है वैसा कण जिससे किसी का शरीर बने। हम लोगों के शरीर में, हम लोगों का बॉडी जो है पूरा का पूरा, उसमें 74% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। हम लोग के जो बॉडी है उसमें टोटल 74% क्या है? प्रोटीन। हड्डी को छोड़ करके पूरा शरीर किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का। बाल किस चीज का बना है? प्रोटीन। कैरेटिन प्रोटीन। नाखून प्रोटीन। स्किन प्रोटीन का बना हुआ, हड्डी को छोड़ के पूरा प्रोटीन। तो 74% हम लोग के बॉडी में क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन को आप क्या कहोगे? बायोमोलिक्यूल। कोई भी बायोमोलिक्यूल है उसको आप भोजन से ही ले सकते हैं, ब्लड में नहीं चढ़ा सकते हैं। प्रोटीन को खून में चढ़ा सकते हैं क्या? चढ़ा देंगे तो मर जाएगा इंसान तुरंत। एक बड़ी खतरनाक डिजीज है, उसको कहा जाता है SMA। नाम सुने हो? SMA, सीवियर मस्कुलर एट्रोफी। SMA बहुत ज्यादा अभी चर्चा में था पिछले 2 साल से। SMA, सीवियर मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में शरीर में प्रोटीन नहीं बनता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज है, जन्मजात रोग की श्रेणी में आता है। प्रोटीन नहीं बनता, तो प्रोटीन जब शरीर में नहीं बनता है तो शरीर का नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, और जब नर्वस सिस्टम शरीर का काम नहीं करेगा तो जिस जीव को यह बीमारी होगी, जिस बच्चे को यह बीमारी होगी, वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसका जो वैक्सीन है उसका दाम है 16 करोड़। इस बीमारी का उपचार है, उसका खर्चा कर रुपया 16 करोड़। और वो वैक्सीन केवल एक देश बनाता है, अमेरिका। केवल अमेरिका बनाता है। अब यहां से बच्चा, कॉन्जेनाइटल भी डिजीज है, जन्मजात बच्चे को ही केवल होगा, बड़ों को नहीं होता है। ठीक है, बच्चों को केवल होता है जन्म लेते ही समय। अब बच्चा का ब्लड का सैंपल यहां से अमेरिका जाएगा, अमेरिका के डॉक्टर आकर के ब्लड का सैंपल ले जाएंगे एयर एम्बुलेंस से, वहां पर उसका जीनोम तैयार करके दवा बनाएंगे। दवा बना करके वहां से अमेरिका से डॉक्टर का टीम आएगा फ्लाइट से, एयर एम्बुलेंस से, यहाँ बचवा को आकर के लगाया जाएगा वैक्सीन। इस पूरी प्रक्रिया में खर्चा होता है 16 करोड़ रुपया। समझ गए? किसका बीमारी है? प्रोटीन डिफिशियंसी है, प्रोटीन का शरीर में नहीं बनना। नहीं, वैक्सीन लगना हुआ, मामला खत्म, बच गया। रेयरेस्ट केस में नहीं मिल पाता है तो लोग ये हो जाता है। बैंगलोर में 2 साल पहले एक 3 महीने की बच्ची को लगा था, उसको SMA था, तो 3 महीने की थी, 3-4 महीने की, उसको इसका वैक्सीन दिया गया था। भारत सरकार ने उस पर 5 करोड़ GST माफ किया था। 11 करोड़ में लगा था, इस पर GST है 5 करोड़ का, तो वो माफ किया गया, तो 11 करोड़ में वो वैक्सीन लगा था। अभी कुछ दिन पहले बिहार में आप लोग भी सुने होंगे,
हाँ, एक बच्चा का चर्चा में था, अयांश नाम का बच्चा था, 16 करोड़ का उसको ये था, वैक्सीन का नीड था। समझ गए? तो बायोमोलिक्यूल, जब से सांप है तो सांप में जो जहर होता है तो जहर थोड़े, वो प्रोटीन होता है। अभी तो डॉक्टर लोग जानेगा। ठीक है, सांप का जो जहर होता है वह क्या होता है? प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को कहते हैं वेनम प्रोटीन। जैसे आपका सेलाइवा है, लार है, तो सांप का जहर क्या होता है? लार होता है उसका। समझ गए? वो प्रोटीन है। आपके लार में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन है ना जी। तो टाइलिन प्रोटीन है आपके लार में। तो सांप का जो सेलाइवा है उसमें कौन सा प्रोटीन है? वेनम प्रोटीन है। सांप का जहर अगर निकाला जाए और उसको सिंथेसिस कर करके थोड़ा सा प्रोसेस करके पिया जाए तो शरीर मजबूत हो जाएगा। उससे दवाइयां बनती है, मालूम है कि नहीं? और वही सांप काट लेता है तो मर जाता है इंसान। तो काटा तो सीधे वेनम कहां घुसा है? ब्लड में। अब ब्लड में प्रोटीन जाएगा तो ब्लड को क्लॉट कर देगा। इसलिए प्रोटीन को चढ़ा नहीं सकते हैं, प्रोटीन को केवल क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। समझ आया? तो बायोमोलिक्यूल क्लियर हो गया, जिससे शरीर बना है। एमिनो एसिड क्या है? बायोमोलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? बायोमोलिक्यूल है। लिपिड क्या है? बायोमोलिक्यूल है। उससे क्या बना? सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या है? सेल के भीतर जो जो चीजें पाई जाती है। कोशिका के अंदर जो कुछ भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, उन सबको क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल से क्या बनेगा? सेल। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर बॉडी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जान जनसंख्या हो गया। जनसंख्या में और कम्युनिटी में अंतर मालूम है? जनसंख्या किसको कहते हैं? एक इकाई क्षेत्र में, एक यूनिट एरिया में एक प्रजाति के जीवों की जो कुल संख्या है उसको जनसंख्या बोलेंगे। ठीक है। कम्युनिटी किसको बोलेंगे? एक इकाई क्षेत्र में जीवित कुल जीवों की संख्या। सारा स्पेसीज एक इकाई क्षेत्र में कम्युनिटी, एक स्पेसीज एक इकाई क्षेत्र में पॉपुलेशन। ओके। बायो इकोसिस्टम समझ ही रहे हो, पारितंत्र। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम से क्या बना? बायोम। बायोम से क्या बना? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जहां पर जीवित जीव रह रहा है, जहां पर जीवन रह रहा है, वो बायोस्फीयर है। और इस क्रम में धरती पर क्या आया था? जीवन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। थर्ड ब्रांच लिखिए, तीसरा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसमें लिखिएगा स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, हाँ इसी टाइम क्लास चलेगा। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन। ठीक है। अब ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी का नाम बताओ तो क्या बोलोगे? रॉबर्ट। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। और इन्होंने जीवित कोशिका खोजा था कि मृत कोशिका? तो याद रखोगे मृत कोशिका, डेड सेल खोजा था। और यदि पूछा जाए कि मृत कोशिका किसमें खोजा था तो कॉर्क कैम्बियम में। किसमें खोजा था? कॉर्क कैम्बियम में मृत कोशिका खोजा था। ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया फादर ऑफ लिविंग सेल, फादर ऑफ लिविंग सेल अगर क्वेश्चन में दे दिया तो नाम याद रखोगे लीवेनहॉक। फादर ऑफ लिविंग सेल में लीवेनहॉक। और लीवेनहॉक ने किसको खोजा था? तो एक बैक्टीरिया को खोजा था, और वो बैक्टीरिया था साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया खोजा था। ठीक है। कोशिका किसको कहते हैं? कोशिका किसको कहते हैं? जीवन की मौलिक इकाई को, या जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक है। उसके बाद फोर्थ ब्रांच लिखिएगा, चौथा, हिस्टोलॉजी। चौथा ब्रांच लिखिएगा हिस्टोलॉजी, डैश देकर के लिखिएगा उत्तकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तक का अध्ययन। उत्तक समझ रहे हैं? कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? उत्तक। ठीक है। हिस्टोलॉजी का अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी याद रखिएगा माल्फीजी को बोला जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? माल्फीजी को। माल्फीजी को कहा जाता है उत्तक विज्ञान का जनक, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है। पांचवा ब्रांच लिखिएगा माइकोलॉजी। पांचवा लिखिएगा माइकोलॉजी। लिखिएगा कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई।
कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई। छठा ब्रांच लिखिएगा फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी डैश देकर के लिखना है, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल का अध्ययन। सातवां ब्रांच लिखिएगा जेनेटिक्स, सातवां ब्रांच लिखिएगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में लिखिएगा अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन। फादर ऑफ अगर जेनेटिक्स पूछा जाए, ठीक है, फादर इसका पूछा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन से देश से थे? ऑस्ट्रिया। किस देश से थे? ऑस्ट्रिया। और अपने रिसर्च के लिए इन्होंने कौन सा पौधा चुना? पाइसम सेटाइवम। किस पौधे का चयन किया था? पाइसम सेटाइवम प्लांट का इन्होंने चयन किया था, साधारण मटर का पौधा। क्वेश्चन बनता है कि किन कारणों से इन्होंने साधारण मटर का पौधा चुना था? तो इसके दो कारण थे। पहला कारण था मटर का फसल जल्दी तैयार हो जाता है, 3 महीने में मटर तैयार हो जाता है, एक कारण। दूसरा कारण था इजी टू ऑब्जर्वेशन, मटर के पौधे में या उसके बीज में कोई भी चेंज आएगा तो उसको ऑब्जर्व करना क्या होगा? आसान होगा। तो इन दो कारणों से इन्होंने मटर का पौधा चुना था। दोनों कारण याद हो गया? पहला कारण मैंने क्या बताया? फसल जल्दी तैयार होगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन में आसानी होगी। क्लियर है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया से थे, इन्होंने साधारण मटर के पौधे का बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम, इस पर रिसर्च किया था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 8वां ब्रांच लिखिएगा जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी इसमें लिखेंगे वृद्धावस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ ओल्ड एज पीपल। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ ओल्ड एज पीपल। वृद्धावस्था का अध्ययन हो गया, बूढ़े लोग जो हो जाते हैं, जीर्ण शरीर होने लगता है, उनका अध्ययन जेरेंटोलॉजी। 9 में लिखिएगा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पौधों का अध्ययन, मृदा विहीन पौधों का अध्ययन। प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सॉइल, स्टडी ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सॉइल, मृदा विहीन पौधों का अध्ययन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोपोनिक्स। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन। 11 में लिखिएगा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का अध्ययन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्म का अध्ययन। फॉसिल्स का स्टडी क्या कहलाएगा? आर्कियोलॉजी। फॉसिल समझ रहे हो ना? ठीक है, रिमेन पार्ट ऑफ प्लांट और एनिमल, आर्कियोलॉजी। 12 में लिखिएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में लिखिएगा स्टडी ऑफ गार्डनिंग, बागवानी का अध्ययन, स्टडी ऑफ गार्डनिंग, बागवानी का अध्ययन, बागवानी का अध्ययन। 13 में लिखिएगा ओलेरी कल्चर। ओलेरी, ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती, ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। 14 में लिखिएगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स। 15 में लिखना ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का अध्ययन,
कैंसर का अध्ययन। 16 में लिखिएगा एपी कल्चर, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, हनी बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। 17 में लिखिएगा सेरी कल्चर, रेशम के कीट का पालन, सिल्क वॉर्म कीपिंग, रेशम के कीट का पालन। 18 में लिखिएगा वीटी कल्चर, वीटी कल्चर अंगूर की खेती, वीटी कल्चर अंगूर की खेती। 19 में लिखिएगा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। 20 में लिखिएगा ऊलॉजी, ऊलॉजी स्टडी ऑफ एग, अंडों का अध्ययन, अंडों का अध्ययन। 21 में लिखिएगा कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी न्यूक्लियस का अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन, कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन। 22 में लिखिएगा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फूलों की खेती, फूलों की खेती। 23 में लिखिएगा एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन। उसके बाद लिखिएगा इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन, फिश, इक्थियोलॉजी मछली का अध्ययन। 25 में लिखेंगे पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मछली पालन का अध्ययन, पीसी कल्चर मछली पालन का अध्ययन। 26 में लिखिएगा एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी कीट का अध्ययन, इंसेक्ट कीट का अध्ययन, कीट का अध्ययन। 27 में लिखिएगा ऑस्टियोलॉजी, ये बीपीएससी 65 में पूछा है, 65 में। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों का अध्ययन। हो गया। 28 में लिखिएगा इनसेफोलॉजी, इनसेफोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन। 29 में लिखिएगा ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी बाल का अध्ययन, स्टडी ऑफ हेयर, बाल का अध्ययन। हो गया, स्टडी ऑफ हेयर। 30 में लिखिएगा ओडोंटो, ओडोंटोलॉजी दांत का अध्ययन, दांत का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी आंख का अध्ययन, ऑप्थेल्मोलॉजी आंख का अध्ययन। 32 में लिखना हिपैटोलॉजी,
हिपैटोलॉजी, लीवर का अध्ययन, हिपैटोलॉजी लीवर का अध्ययन। 33 में लिखिएगा हिमैटोलॉजी, 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 हिमैटोलॉजी में लिखेंगे लीवर का अध्ययन, लीवर यकृत, सॉरी रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन। 34 में लिखिएगा कार्डियोलॉजी तो मालूम है हार्ट का, ठीक है। नेफ्रोलॉजी किडनी का, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का इंसेफोलॉजी ना, हाँ। नेफ्रोलॉजी किडनी का, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी, ठीक है। 36 लास्ट लिख लो, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी सीरम का अध्ययन, सीरम, सीरम का अध्ययन, सीरम का अध्ययन। हो गया? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? क्लियर है? सब याद हो गया? सीरम समझ रहे हो ना किसको बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा को सीरम बोलते हैं। ब्लड में 4 चीज होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? सीरम। तो रक्त के जांच में कोई भी ब्लड से संबंधित बीमारी या कोई भी डिजीज है तो उसका जो टेस्ट किया जाता है तो उसमें डॉक्टर आपके शरीर से क्या निकालता है? ब्लड। अब ब्लड निकालता है, फिर उस ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में भरेगा और टेस्ट ट्यूब को क्या करता है? एक मशीन में डाल करके बहुत तेजी से घुमाएगा। जब मशीन घूमता है ना तो सीरम प्लाज्मा ऊपर आ जाता है पीले रंग का, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नीचे बैठ जाता है, और उस ब्लड के भीतर जो भी रोगाणु है, पैथोजेन, वो उस प्लाज्मा में चला जाएगा और फिर प्लाज्मा में से चेक कर लेता है कि कौन सी बीमारी से ग्रसित है, ब्लड में कौन सा इंफेक्शन है। तो सीरम से हम लोग डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डिजीज का, रोग का डायग्नोसिस में, जांच में, प्रयोग में लाते हैं। क्लियर है? और सीरम का अध्ययन क्या हो जाएगा? सेरोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सांप का। किसका करते हैं? सांप का। याद हो गया सब ब्रांच? बताओ एनाटॉमी में सब लोग बोलिए। एनाटॉमी इंटरनल, और कॉपी देख करके बोलिए नहीं याद होगा तो बोलिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। बोलो एनाटॉमी आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन। फिजियोलॉजी आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ लिविंग सेल, बाबू वालों मुंह नहीं खोल लोग तो याद ना हो 3 जन्म में, बैठ के झाल पीटिया लोग, फिर बोलिए नहीं रहा है सब। हिस्टोलॉजी का फादर माल्फीजी, हिस्टोलॉजी का फादर माल्फीजी। लिविंग सेल का फादर लिवेनहॉक। डेड सेल का फादर रॉबर्ट हुक, या सेल का फादर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल कहां से खोजा? कॉर्क कैम्बियम। कहां से? कॉर्क कैम्बियम। लिवेनहॉक ने कौन सा सेल खोजा? साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया का खोजकर्ता कौन? लिवेनहॉक। ठीक है। माइकोलॉजी में किसका स्टडी करेंगे? कवक का। फाइकोलॉजी में शैवाल का। जेनेटिक्स में अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। जेनेटिक्स के बाद है आपका जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पौधों का अध्ययन। डेमोग्राफी जनसंख्या का। आर्कियोलॉजी जीवाश्म का। हॉर्टिकल्चर बागवानी। ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती। ऑर्निथोलॉजी
ऑन्कोलॉजी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन किस पत्ते पर किया जाता है? शहतूत का पत्ता, मलबेरी लीफ कहते हैं, ठीक है। विटिकल्चर अंगूर की खेती, ठीक है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऊलॉजी, कैरियोलॉजी केंद्रक का, न्यूक्लियस का, फ्लोरिकल्चर फूल की, एंथोलॉजी फूल का। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा हुआ है पिछला साल। क्वेश्चन पूछा कि फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दोनों दिया था, फ्लोरिकल्चर, एंथोलॉजी। तो जो थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान स्टूडेंट था वो मार के आया सब फ्लोरिकल्चर, हो गया सबका गलत, मुंह बना लिया जब आंसर किया आया था, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? एंथोलॉजी। अध्ययन पूछेगा तो लॉजी देखना है, लॉजी लगा हुआ रहना चाहिए, और खेती पूछेगा तो कल्चर लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर फूल का खेती, एंथोलॉजी फूल का अध्ययन, मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी, अब मछली पालन पिसीकल्चर, कीट का अध्ययन एंटेमोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन इंसेफोलॉजी, बाल का अध्ययन, दांत का, आंख का, लीवर का हिपैटोलॉजी, रक्त का हेमाटोलॉजी, तंत्रिका तंत्र किडनी का तंत्रिका तंत्र का, सीरम का, जीव और वातावरण के बीच संबंधों का इकोलॉजी, ठीक है। जीव और वातावरण के बीच संबंध इकोलॉजी। इकोलॉजी का शब्द किसने दिया था? टांसले। किसने दिया था? टांसले ने दिया था। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसको कल सुना दीजिएगा, पार्टिकुलर किसी से भी पूछ सकते हैं, बता दीजिएगा, याद रहना चाहिए, नहीं तो क्लास से मैं बैठने नहीं देंगे, हम सही बता रहे हैं, ठीक है। जितना कॉपी में रहे उतना तो याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यह दो प्रकार का होता है। ऑटोट्रॉफिक, हिंदी में बोलते हैं स्वपोषण। हेट्रोट्रॉफिक, परपोषण। स्वपोषण का एक प्रकार है फोटो ऑटोट्रॉफिक, इसको कहते हैं प्रकाश स्वपोषण, और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक, रसायन स्वपोषण। हेट्रोट्रॉफिक दो तीन भाग में, पहला है पैरासाइटिक, परजीवी, सेप्रोफाइटिक, मृतजीवी, होलोजोइक, सहजीवी। अब देखो इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या पूछेगा आपसे? एग्जाम्पल पूछेगा। क्या पूछेगा? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे पूछेगा आपसे? जैसे मान लो क्वेश्चन दे देगा कि बताइए इन अमीबा में निम्नलिखित में से कौन सा पोषण होगा? बोलो। क्वेश्चन दे देगा कि अमीबा निम्नलिखित में से कौन सा पोषण होगा? है ऑटोट्रॉफिक।
कुछ ज्यादा आप स्मार्ट नहीं बन रहे हैं, परपोषण में 3 गुना लिखा हुआ है जी, तो उसमें ना बताइएगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए साइनोबैक्टीरिया में क्या होगा। प्रकाश स्वपोषण होगा। सल्फर बैक्टीरिया में क्या होगा? रसायन हो जाएगा। इसको समझ लो फटाफट, एग्जाम्पल याद करना इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, देखिएगा इसको। देखो पहला क्या है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। जो अपना नरिशमेंट खुद से करे उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक। क्लियर है? 2 तरह का, प्रकाश स्वपोषण और रसायन स्वपोषण। प्रकाश स्वपोषण उस जीव में केवल होगा जिसके कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाएगा। जिन जीवों की कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाएगा केवल वही प्रकाश संश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन 2-4 हजार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो याद रखोगे मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के कारण ही पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल फोटो ऑटोट्रॉफी का 2 याद रखिएगा। एक याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स, ये दोनों किस में आ जाएंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक में आएंगे। साइनोबैक्टीरिया और कौन? ग्रीन प्लांट्स, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्लियर है क्या? ठीक है, दूसरा देखिएगा कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक वे जीव होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल उनके सेल में नहीं है, और क्लोरोफिल सेल में नहीं है तो प्रकाश से तो खाना बनाएंगे नहीं। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी विषम परिवेश में, एक्सट्रीम हैबिटाट में सरवाइव कर सकता है। तो एक्सट्रीम हैबिटाट में केवल सरवाइव कौन कर सकता है? कीमो ऑटोट्रॉफिक। ज्वालामुखी फटता है तो उसका टेम्परेचर मैग्मा का कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस रहता है, और ज्वालामुखी के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है। तो जो बैक्टीरिया ज्वालामुखी में रह रहा है उसको कुछ भोजन मिल रहा है तब तो रह रहा है। क्या मिलता है भोजन में उसको? वहां पर फॉस्फोरस। ज्वालामुखी में क्या है? फॉस्फोरस। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? फॉस्फोरस बैक्टीरिया। एक एग्जाम्पल याद रखोगे आयरन बैक्टीरिया। एक एग्जाम्पल याद रखोगे सल्फर बैक्टीरिया। ये सब किसके उदाहरण में आएंगे? रसायन स्वपोषण में। फॉस्फोरस बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। क्वेश्चन पूछेगा कि जो झरना का पानी होता है, हॉट स्प्रिंग, उस गर्म झरने के पानी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? सल्फर बैक्टीरिया। ज्वालामुखी में कौन सा बैक्टीरिया? फॉस्फोरस बैक्टीरिया। जंग लगे हुए लोहे पर कौन सा बैक्टीरिया? आयरन बैक्टीरिया। और तीनों में पोषण कीमो ऑटोट्रॉफिक। आगे बढ़ो, हेट्रोट्रॉफिक। ये तीनों दूसरे से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। पहला है परजीवी। परजीवी मतलब वैसा जीव जो होस्ट बॉडी पर डिपेंड रहेगा। होस्ट बॉडी पर, होस्ट बॉडी मतलब हमारे आप पर, किसी पौधा पर, इन सब पर। अब जैसे वो वायरस है टीएमवी, सबसे पहला वायरस कौन सा खोजा गया था? टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। इवानोवस्की ने खोजा था इसको। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए टीएमवी जो है उसमें कौन सा पोषण है? तो क्या मारोगे? पैरासाइटिक। तंबाकू के पौधा पर आ रहा है ना जी, तो जो होस्ट बॉडी पर निर्भर रहेगा उसको पैरासाइटिक कहा जाता है। आप मामा के घर चले गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो मामी क्या कहेंगी? एकदम परजीवी हो गया है क्या कहेंगे? परजीवी हो गया है, मतलब आगे बैठ गया, जा ही नहीं रहा है। अब ये परजीवी 2 तरह का हो सकता है, एक इंडो पैरासाइट और एक एक्सो पैरासाइट। अब जैसे मान लो हम क्वेश्चन दे आपको कि साल्मोनेला टाइफी, क्वेश्चन दिया कि साल्मोनेला टाइफी इंडो पैरासाइट है कि एक्सो पैरासाइट है? साल्मोनेला टाइफी इंडो पैरासाइट है कि एक्सो? बताओ जल्दी। इंडो। साल्मोनेला टाइफी किसमें आ जाएगा? इंडो पैरासाइट। इससे टाइफाइड होता है, शरीर के भीतर हाथ में रहता है। क्वेश्चन दे देगा कि विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी किसमें आएगा? इंडो पैरासाइट। कोलेस्ट्रेडियम टिटैनी इंडो पैरासाइट। ठीक है, एक्सो पैरासाइट शरीर के बाहर रहेगा। क्वेश्चन देगा लाइस, लाइस माने बाल में जो जू पड़ जाता है, क्या है? एक्सो पैरासाइट। मॉस्किटो, लीच है एक्सो पैरासाइट। ठीक है,
सेप्रोफाइटिक डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डीके मटेरियल, मरे सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करेंगे उन्हें क्या बोलिएगा? सेप्रोफाइटिक। ठीक है, मरे हुए सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करेंगे दे आर सेप्रोफाइटिक। दो एग्जाम्पल इसमें याद कर लो, मशरूम पहला, दूसरा याद कर लो मिथेनोजेन बैक्टीरिया। हम मशरूम बोल रहे हैं तो आप कवक बोल रहे हैं? सारा कवक में नहीं होता है सेप्रोफाइटिक, कुछ कवक परजीवी भी होते हैं। ठीक है, हाँ मशरूम लिखिए चुपचाप, कवक मत लिखिए, जो बोले थे उनको कह रहे हैं। मिथेनोजेन बैक्टीरिया, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैक्टीरिया गोबर से मीथेन गैस को निकालता है? मिथेनोजेन। ठीक है, धान के फसलों में कौन सा बैक्टीरिया रहता है? मिथेनोजेन। ठीक है, मीथेन गैस, मीथेन गैस को ही बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो दोनों में क्या हो जाएगा? मृतजीवी। मृतजीवी समझ गया। सहजीवी किसको कहा जाएगा? सहजीवी उसको कहते हैं जिसमें दो जीव म्यूचुअल रिलेशन में रहते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इकोसिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मीनिंग होता है दो जीव एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रह रहे हों और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बेनिफिट पहुंचाएंगे, लाभ पहुंचाएंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, म्यूचुअल रिलेशन कहा जाता है। बात समझ में आया? तो म्यूचुअलिज्म, जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो एक जीव हो गया आपका कौन? कवक, फंजाई। क्या हो गया? फंजाई। और एक जीव कौन हो गया? एल्गी। फंजाई और एल्गी। तो ये जो फंजाई है यह एल्गी को क्या देता है? शेल्टर, रहने के लिए स्थान देता है। और एल्गी चूंकि खाना अपना प्रचुर मात्रा में बनाता है तो यह फंजाई को क्या दे देता है? भोजन। तो दोनों का रिलेशन क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म हो गया। ये दोनों जहां पर म्यूचुअल रिलेशन में रहेंगे वहां पर जन्म लेता है कौन? लाइकेन। कौन जन्म लेता है? लाइकेन। और लाइकेन को कहा जाता है पॉल्यूशन इंडिकेटर, वायु प्रदूषण का सूचक। 3 बार बीपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन, दूसरा पूछा है कवक शैवाल के बीच सहजीवी लाइकेन, तीसरा पूछा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर कौन जीव खत्म हो जाएगा? लाइकेन। एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, एयर में किसकी मात्रा बढ़ने पर खत्म होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा याद रखोगे लिटमस पेपर बनाने में, लिटमस पेपर बनाने में किसका यूज करा जाता होता है? लाइकेन का यूज होता है। ठीक है, तो लाइकेन किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा? सहजीवी। लाइकेन जो है सहजीवी में आ जाए। अमीबा लिख लीजिए, लाइकेन, अमीबा, ह्यूमन, फ्रॉग। लाइकेन हो गया, अमीबा हो गया, ह्यूमन हो गया, फ्रॉग हो गया। ठीक है, सांप हो गया। ये सब आपका किस में आएगा? सहजीवी में आएगा। समझ गए? इसमें कोई डाउट तो बताइए। कोई डाउट नहीं ना? कल आप लोग 2 चैप्टर पढ़ करके आएंगे खुद से पूरा, उसमें कुछ नया नहीं लगना चाहिए आपको क्लास में। आज अगर कुछ नया लगा हो कल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, कौन सा 2 चैप्टर पढ़ करके आएंगे? पहला आप पढ़ करके आएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा आप पढ़ करके आएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक और चैप्टर इसमें ऐड कर दीजिएगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, ये 3 चैप्टर लिख लीजिए। तीनों चैप्टर को कल हम बाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक ना? ये 3 चैप्टर पढ़ करके आएंगे आप लोग। ठीक है, तो आज अभी इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आप लोग का हिस्ट्री का क्लास होगा, फिर कल मिलेंगे।